हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम मारूक और आज हम लोग एमसीक्यूज करेंगे ऑन जर्नल इंग्लिश। सो इंग्लिश लैंग्वेज पे हम कुछ एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, मिक्स रहेंगे, राइट। सो जो पहला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वो है माई मदर डैश ऑन द फोन व्हेन आई डैश द रूम। सो ये जो सेंटेंस है इट इज बेस्ड ऑन टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, वैसे तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। सो ऐसे सेंटेंसेस रहे, ये है टेंसेस पर। सो हम लोग एप्रोप्रिएट टेंस को चूज करेंगे। तो कहने का मतलब इस सेंटेंस का ये है कि जब मैंने रूम में एंटर किया तो मेरी माता श्री फोन पे बात कर रही थी। ठीक है, बात हो रही है पास्ट की। हाँ, क्योंकि जब उसने एंटर किया था तब उसकी जो अम्मा है वो फोन पे बात कर रही थी। ठीक है, बात हो रही है पास्ट की। बट यहां पे जो है, यहां पे कि अम्मा जब एंटर करता है रूम तो अम्मा कॉन्टिन्यूसली फोन पे बात कर रही थी। तो यहां पे आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस और यहां पे आएगा आपका पास्ट टेंस। समझ आ गई? क्योंकि पास्ट है ना, पुराना हो चुका है ये सेंटेंस। मतलब ये एक्टिविटी, जो एक्शन हम बोल रहे हैं, ये पास्ट में हो चुकी है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द पास्ट टेंस। बट कौन सा पास्ट टेंस ये हमें चूज करना है। यहां पे हम सिंपल पास्ट चूज करेंगे जनाब, और यहां पे क्योंकि कॉन्टिन्यूसली दोस्तों एक्शन हो रही है। ठीक है, वो फोन पे जो उसकी माता है वो बात कर रही थी फोन पे जब उसने एंटर किया रूम को। सो लाइक आई वॉज टीचिंग व्हेन द सर एंटर्ड द रूम। सो जब उन्होंने दाखिल हुए वो इस कमरे में तब मैं पढ़ा रही थी। ठीक है, कॉन्टिन्यूस एक्शन कर रही थी ना जब वो दाखिल हुए। सिमिलर सिचुएशन है। सो माई मदर कौन सा आएगा? सो द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, जो कहता है ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस का। माई मदर वॉज टॉकिंग ऑन द फोन, शी वॉज टॉकिंग ऑन द फोन व्हेन आई एंटर्ड द रूम। क्लियर है? चले नेक्स्ट पर। ओके, माया डैश ऑफ गिविंग अप हर जॉब। अगेन इट्स अ टेंस पर बेस्ड ये सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो माया सोच रही है कि वो ये नौकरी छोड़ दे। माया डैश ऑफ गिविंग अप हर जॉब। सो कौन सा एप्रोप्रिएट है? आपने परफेक्ट जो एप्रोप्रिएट टेंस यहां पे चूज करना है। क्या माया इज थिंकिंग ऑफ गिविंग अप हर जॉब? हाँ, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हो रही है ये एक्शन। इज इट थिंक्स? ये है आपका सिंपल प्रेजेंट कि वो सोच रही है, शी थिंक्स सेंस बनेगी। या विल हैव बीन थिंकिंग, मतलब फ्यूचर में पहले प्रिडिक्शन कर दी उसने कि माया सोचेगी ऐसा कि वो जॉब अब नहीं कर सकती, ऐसा है। या नन ऑफ द अबव। सो माया नौकरी छोड़ने का सोच रही है और ये जो थॉट उसके अंदर चल रहा है वो कंटिन्यूअसली अभी भी चल रहा है। ठीक है, ये नहीं है कि उसने अभी सोचा, प्रेजेंटली सोचा, ऐसा भी नहीं है। या उसने फ्यूचर में वो ऐसा सोचेगी, ऐसा भी नहीं है। वो जो थॉट है कि ये नौकरी वो छोड़ देगी, वो एक कॉन्टिन्यूस उसका थॉट चल रहा है। सो एप्रोप्रिएट जो टेंस यहां पर लगेगा मेरे दोस्तों वो है ए वाला। माया इज थिंकिंग ऑफ गिविंग अप हर जॉब। चले नेक्स्ट पर। चलो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये स्पीच है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होती है। हमें एप्रोप्रिएट ये जो सेंटेंस दिया है इसका इनडायरेक्ट फॉर्म को ढूंढना है। तो साथ मिलकर ढूंढते हैं। ठीक है जी। एमा सेड टू टॉम, एमा ने कहा, पास्ट की बात है, एमा ने कहा टॉम से आई एम प्लेइंग द पियानो। सो फोन आता है टॉम का और एमा कहती है उसे कि यार टॉम मैं पियानो बजा रही हूं। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट सेंटेंस। इसे आप लोगों को कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में। एक तो चीज का ध्यान रखो, ये सेट टू का मतलब हो गया, सेट टू मतलब ये पास्ट की बात है। ठीक है, पास्ट की बात है। तो यहां पे कुछ आपका प्रेजेंट का कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो आप एक अच्छा सो ये टोल टोल टोल्ड, ये तीनों ही आपको एप्रोप्रिएट लगेंगे अभी। ठीक है, सो ये टोल टोल टोल, अगर इसमें कुछ होता से या टेल तो हम उसको इलिमिनेट कर देते। तो अभी इस पोजीशन पर हम इलिमिनेट नहीं करेंगे दोस्तों। फिर टॉम को उसने क्या कहा कि मैं पियानो बजा रही हूं। पियानो बजा रही हूं मतलब मैं कोई कॉन्टिन्यूस एक्शन कर रही हूं। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में तब्दील होगा, क्योंकि जब हम कन्वर्जन करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, जिस सेंटेंस जहां जिस टेंस को हम पकड़ते हैं उसी टेंस के आगे आगे हम कंटिन्यू उसे करते हैं। सो अगर ये पास्ट है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा दोस्तों। तो मैं क्या कौन सा इलिमिनेट कर दूं? पास्ट परफेक्ट की तो बात ही नहीं हो रही यहां पे, क्योंकि कॉन्टिन्यूस एक्शन है, वो बजा रही थी पियानो। ठीक है,
पास्ट, सिंपल पास्ट की यहाँ पे बात नहीं है क्योंकि उसने कोई एक्शन पुरानी कर नहीं चुकी है, वो उस टाइम पे एक्शन कॉन्टिन्यूसली कर रही थी, ठीक है, तो मैं इसको भी इलिमिनेट कर दूंगी। तो राइट आंसर इस सेंटेंस का आएगा दोस्तों, एमा टोल्ड टॉम दैट शी वॉज, आई चेंज हो जाएगा जेंडर में, एमा ने कहा तो शी बन जाएगा, शी वॉज प्लेइंग द पियानो। तो ये सेंटेंस बन गया पास्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट से स्टार्ट हुआ और पास्ट कॉन्टिन्यूस में ये एंड होता है। क्लियर है, समझ आ रही है? चलो नेक्स्ट। ओके, फिर से इनडायरेक्ट फॉर्म की बात आती है, हमें इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट फॉर्म दोस्तों ढूंढना है। इनडायरेक्ट फॉर्म ढूंढेंगे, सेंटेंस क्या है आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, ही सेड गुड बाय टू माई फ्रेंड्स, उसने गुड बाय कहा अपने दोस्तों को, ये है पहली तो बात। इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में ही जो है बात पास्ट की हो गई है ना, पास्ट में उसने कहा था गुड बाय, अलविदा मेरे दोस्तों, तो हम पास्ट में ही रहेंगे, इनडायरेक्ट में भी हम पास्ट में ही रहेंगे। तो यहां पे कुछ अच्छा, दूसरी बात, यूज हो रहा है वर्ड कि उसने अलविदा कहा अपने दोस्तों को, तो ही आस्क्ड गुड बाय टू ऑल हिज फ्रेंड्स आ सकता है, कोई प्रश्न थोड़ी है, कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस थोड़ी था, उसने कुछ पूछा थोड़ी था, उसने तो अलविदा कहा ना अपने दोस्तों को, तो इस सेंटेंस को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। ही सेड गुड बाय टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स आ सकता है, हो सकता है, पर दोस्तों जब हमने एक प्रॉपर वर्ड लगा दिया गुड बाय, ठीक है, तो गुड बाय मतलब उसने अलविदा कहा, तो ही सेड, जब हम प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंगली उसको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्जन करते हैं, तो जो प्रॉपर वर्ड लगा सकते हैं वो होता है बीड, मतलब उसने टाटा की अपने दोस्तों को कि मैं जा रहा हूं, ठीक है। सो सेड भी एप्रोप्रिएट नहीं है, तो इसे भी आप एलिमिनेट कर देंगे, और सेंटेंस में अगर आपको बेड ऑप्शन मिल रहा है तो यू विल चूज दिस वन, ही बेड गुड बाय टू ऑल हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों से अलविदा ली या कहा। सो दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सेंटेंस इन डायरेक्ट फॉर्म टू दिस डायरेक्ट सेंटेंस, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। आगे चलो, चल, I am carrying a heavy package and need help to deliver it. Dash, you open the door for me, please. So हमने इनमें से एक appropriate modal लगाना है. So ये जो sentence है, ये modal based है, ठीक है? अब हमें appropriate modal इसमें use करना है. So कौन सा appropriate modal है इसमें जो हमें use करना है दोस्तों? So I am carrying a heavy package. मैं बहुत भारी पैकेज उठा रहा हूं और मुझे इसे डिलीवर करने के लिए मदद की जरूरत है, तुम क्या मतलब कोशिश, तुम प्लीज मेरे लिए दरवाजा खोल सकते हो। सो डैश यू ओपन द डोर फॉर मी प्लीज, ठीक है। इसमें शैल लगेगा, शेल तो होता है शेल आई सिट, लाइक एक परमिशन मांगना, राइट, एक परमिशन मांगना। सो शेल भी नहीं आ सकता, ठीक है। माइट तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी है तो वो भी नहीं आ सकता। शुड तो एक ऑब्लिगेशन है, यू शुड डू दैट, यू शुड डू दैट, एक ऑब्लिगेशन है, ठीक है। बट कुड एक सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट भी है और परमिशन, मतलब एक सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट का फॉर्म है कि, और ऑफरिंग का फॉर्म है, कैन यू प्लीज डू इट। सो ये पास्ट में हो गया है, दैट आई एम कैरिंग अ हेवी पैकेज एंड नीड टू डिलीवर इट। सो ये पूछ शी जस्ट आस्किंग हर कि कुड यू प्लीज, एक सॉर्ट ऑफ एक रिक्वेस्ट है कि तुम क्या प्लीज मेरे लिए दरवाजा खोल सकते हो। सो इसमें जो एप्रोप्रिएट मोडाल मेरे दोस्तों लग रहा है वो है आपका कुड, ठीक है। आगे बढ़े, Kate is ill, so she dash stay in bed and have and drink a lot of water. So Kate बीमार है, उसे बेड पर रहने की जरूरत है और बहुत सारा पानी पीने की जरूरत है इस टाइम पे। सो इसमें क्या लगता है कि कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड इसमें बैठेगा? नीड आ सकता है, पर नीड एक जरूरत है, एक ऑब्लिगेशन नहीं है। यहां पे हो रहा है कि ऑब्लिगेशन उसको करना ही करना है, यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन, तुम्हें करना ही पड़ेगा, ये तुम्हारी जरूरत भी है और ये सॉर्ट ऑफ तुम्हारे ऊपर ऑब्लिगेशन भी है कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। सो नीड इसमें से आप एलिमिनेट कर दोगे। कांट स्टे इन बेड एंड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर को कोई सेंस नहीं बनता, तो इसको भी एलिमिनेट कर लो। डज नॉट हैव टू का भी कोई सेंस नहीं बन रही लॉजिकल, तो इसे भी आप एलिमिनेट कर दोगे। केट इज इल सो शी हैज टू, ठीक है, एक ऑब्लिगेशन है, एक रिक्वेस्ट और एक ऑब्लिगेशन है जो उसे करनी ही करनी है कि उसे बहुत सारा पानी पीना है
और उसे बेड पर ही रहना है, बेड रेस्ट लेनी है। सो हैज टू इसमें एप्रोप्रिएट वर्ड लगेगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी आ गया। नेक्स्ट आता है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इन द कमिंग ईयर्स वाटर इज गोइंग टू बी स्कार्स। अब बात आ रही है, ये जो सेंटेंस है, ये जो एमसीक्यू है, दैट इज बेस्ड ऑन आर्टिकल्स। आर्टिकल्स 3 है, दी, ए, एंड, राइट? दी, ए एंड एंड। अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, मतलब बात हो रही है कि आगे वाले सालों में पानी जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, स्कैर्स रह जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। अब आपने बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आर्टिकल लगेगा। एक तो पहली बात, वाटर जो है वो अनकाउंटेबल चीज है, क्या आप उसे काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो अनकाउंटेबल चीज के साथ कौन सा आर्टिकल लगता है दोस्तों? ये रूल्स है। सो अनकाउंटेबल चीज के साथ आर्टिकल कोई भी नहीं लगता है। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो आर्टिकल। तो कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा इस सेंटेंस में। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, दैट इन द कमिंग ईयर वाटर इज गोइंग टू बी स्कार्स, राइट? चलिए नेक्स्ट पर। Last summer, we went on dash a cruise to dash Caribbean island where we visited Barbados and Saint Lucia. So last summers हम लोग एक क्रूज पर, एक शिप पे गए थे, ठीक है, और हम लोग किस आइलैंड पे गए थे? कैरिबियन आइलैंड पे गए थे, और वहां पे हमने 2 जगहों को विजिट किया, एक बारबाडोस था और एक सेंट लूसिया था। आपको एप्रोप्रिएट आर्टिकल इसमें ढूंढना है। 3 आर्टिकल है, दी, ए एंड एन। आपको बताना है कि कौन सा एप्रोप्रिएट आर्टिकल लगेगा। नाउ लास्ट समर वी वेंट टू डैश क्रूज। सो हम एक क्रूज पर गए थे, इनडेफिनेट है, पता नहीं कौन सी क्रूज थी, कोई मेंशन्ड आउट पर्टिकुलर क्रूज नहीं है कि किंगफिशर की क्रूज थी कि कौन सी क्रूज थी, ठीक है, हम किसी क्रूज शिप पर गए थे। तो यहां पे लगेगा इनडेफिनेट आर्टिकल, दैट इज अ ए। ऑन अ क्रूज, ठीक है, टू डैश कैरिबियन आइलैंड। तो वो जो आइलैंड है वो एक पर्टिकुलर जगह है, एक प्रॉपर जगह है। तो कौन सा इस पर यहां पर लगेगा? टू दी कैरिबियन आइलैंड, जहां पे हमने विजिट किया बारबाडोस को और सेंट लूसिया। सो द राइट ऑप्शन इज ए एंड डी। चलो नेक्स्ट पे। अब आपके पास ईडियम आता है। ईडियम माने मुहावरा दोस्तों। ईडियम पूछ रहा है कि इस ईडियम का मतलब क्या है। ईडियम है आपके पास पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल। और ये आपने सुना भी होगा अपने सेंटेंसेस, नॉर्मल अपनी लाइफ में भी, स्पोकन लैंग्वेज में भी, कि ये जो चैलेंजेस हैं जिंदगी के, दैट दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। सो चैलेंजेस आर अ पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ लाइफ। ये सॉरोज और ये जॉयज, दे आर पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ लाइफ। ये चलते चलते रहते हैं, ठीक है। सो पार्ट और पार्सल का मतलब क्या होता है दोस्तों? एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ। सो दिस इज द एप्रोप्रिएट आंसर टू दिस क्वेश्चन, कि ये जो चीजें होती हैं, ये जो सॉरोज होते हैं, ये जॉयज होती हैं, ये जो ऑब्स्टिकल्स, जो चैलेंजेस होते हैं, ये जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चलता ही रहता है। आज सुख है तो कल दुख है, कल दुख है तो आज दुख है तो कल सुख है, लाइक दिस, ठीक है। सो पार्ट एंड पार्सल जब हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये इंटीग्रेटेड पार्ट है, राइट? चले आगे। ओके, ईडियम, दूसरा ये ईडियम है, आपको बताना है कि एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है इस ईडियम की। मतलब ईडियम है ऑल आइज। ऑल ईयर्स हमने एक सेशन में किया था जो इंडिपेंडेंस डे पर हुआ था। ऑल ईयर्स मतलब मैं बहुत ध्यान से तुम्हारी बात सुन रहा हूं जो तुम कह रहे हो। ऑल आइज का मतलब क्या होता है? ही वॉज फुल ऑफ आइज, लाइक सॉरी, ही वॉज फुल ऑफ आइज नहीं, लाइक दे दोज वुमेन वर लुकिंग एट मी, लाइक दोज वुमेन वर ऑल आइज ऑन मी। लाइक ऑल आइज का मतलब कि वो मुझे बहुत ईगरली देख रही थी, वॉचिंग वेरी ईगरली, राइट? सो ऑल आइज का मतलब होता है वॉचिंग ईगरली। सो दिस इज द बी इज द एप्रोप्रिएट आंसर टू दिस ईडियम। अब आपने बताना है कि ये कौन सा प्रोनाउन है। दिस वन, हिमसेल्फ। सो सेंटेंस है ही हर्ड हिमसेल्फ। तो कौन सा प्रोनाउन है दोस्तों? क्या ये पोजेसिव प्रोनाउन है? क्या ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है? क्या ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? या नन ऑफ द अबव है? सो दोस्तों, he hurt himself is a reflexive pronoun. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जो बाउंस बैक करता है। जैसे ये कह रहा है कि मैंने खुद को ही हर्ट किया, मैंने खुद को ही तकलीफ दी। सो ही हर्ट हिमसेल्फ। जो प्रोनाउन बाउंस बैक करता है, कि आप ही की तरफ आता है, रिफ्लेक्ट आपकी तरफ, रिफ्लेक्स एक्शन की तरह आप ही की तरफ आ रहा है, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं।
ठीक है। सो दिस इज ही हर्ट हिमसेल्फ जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, राइट। ओके, सो ये जो बात हो रही है ना, ये हो रही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है। जो सेंटेंस का ये वाला पार्ट है, इसको हमने किसी एप्रोप्रिएट कह सकते हैं वर्ड से सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करनी है। जो सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है, ये जो ग्लास की कांच, ये कांच की जो विंडोज है, ये इतनी पुरानी है दैट कोई भी इनमें से देख नहीं सकता और इन्हें रिप्लेस करने की जरूरत है। तो सेंटेंस कह रहा है these glass windows are so old that one can't even see through them, they need to be replaced. So आपको क्या लगता है कि जिस चीज से दिखाई नहीं देता उसे हम क्या कहते हैं? So there are three things. One is transparent, ठीक है। एक होता है ट्रांसल्यूसेंट दोस्तों, और एक होता है ओपेक दोस्तों। ट्रांसपेरेंट होता है जिससे आप इजीली देख सकते हो दूसरी तरफ, ट्रांसल्यूसेंट होता है कि जिससे आप दूसरी तरफ देख सकते हो पर थोड़ा सा ब्लर्ड देख सकते हो, कि थोड़ी सी लाइट उसमें से पास होती है, प्रॉपर लाइट नहीं पास होती, थोड़ी सी लाइट पास होती है। और ओपेक होता है दोस्तों कि जिसके थ्रू आप बिल्कुल नहीं देख सकते, जैसे कि वुड हो गया, कि अगर मैं वुड आगे सामने रखी हूं तो मैं आपको दूसरी तरफ नहीं देख सकती। सो जिस वन कांट इवन सी थ्रू देम, हम जिसके थ्रू देख नहीं सकते उसे हम क्या करते हैं, कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह? दैट इज नोन एज ओपेक। सो द राइट आंसर टू दिस सेंटेंस इज ओपेक। चले आगे। अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस, जो प्रोफेशनल राइडर होता है, हॉर्स राइडर होता है, उसे क्या कहते हैं? क्या उसे बैट्समैन कहते हैं? वो तो बल्लेबाज होता है, तो बैट्समैन तो नहीं कहते, इसे एलिमिनेट कर देते हैं। स्टंटमैन तो वो होता है जो एक्शंस परफॉर्म करता है जब एक्टर्स नहीं करते, ठीक है, तो स्टंटमैन भी नहीं कहते इसे। साउथ पॉ क्या होता है? एक लेफ्ट हैंडेड बॉक्सर को साउथ पॉ कहते हैं, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो प्रोफेशनल हॉर्स राइडर को घुड़सवार जो करता है, घुड़सवारी जो करता है, जो प्रोफेशनल तरीके से एज अपनी इनकम के लिए या सॉर्ट ऑफ हॉबी नहीं, एक इनकम के लिए या सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनली जो टूर्नामेंट्स में प्ले करता है, उसे हम कहते हैं जॉकी, राइट। सो द एप्रोप्रिएट आंसर इज बी, जॉकी। अ वुमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर एक औरत के एक से ज्यादा पति होना, उसे हम क्या कहते हैं? क्या इसे मोनोगैमी कहते हैं? एक से ज्यादा पति होने को कहते हैं पॉली। पहले तो ये याद रखो कि एक से ज्यादा मतलब पॉली, ठीक है। मोनो मतलब एक, गैमी मतलब शादी, एक शादी मोनोगैमी, ठीक है, इसे एलिमिनेट कर दो। पॉलीमैथी क्या होता है? वो इंसान जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स में एक एफिशिएंट होता है, ठीक है, उसे पॉलीमैथी कहते हैं, राइट। तो इसे भी एलिमिनेट कर दो। एंडोगेमी क्या होता है? गैमी मतलब शादी, जैसे का मैंने कहा, और एंडो मतलब अंदर ही। सो जो अपनी कम्युनिटी के अंदर शादी करते हैं उन्हें हम एंडोगैमी कहते हैं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। कौन सा बच गया? पॉलीएंड्री। एंड्री जो है वो मेन से रिलेटेड है, मेन जो है वो हस्बैंड से रिलेटेड है। सो जो औरत एक से ज्यादा जिसका पति होता है एट सेम टाइम, उसे हम कहते हैं सात खून माफ की तरह पॉलीएंड्री, ठीक है, पॉलीएंड्री। क्लियर है? अच्छा, जिस आदमी की एक से ज्यादा बीवी होती है एट द सेम टाइम, उसे क्या कहेंगे? पॉलीगैमी, राइट। उसे पॉलीगैमी कहेंगे, इसे पॉलीएंड्री कहेंगे। क्लियर है? या पॉलीगाइनी भी कहते हैं उसे, ठीक है। चले, अटेम्प्टिंग टू इम्प्रेस बाय अफेक्टिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस और is actually possessed, यार ये क्या है? और married them, marry नहीं, married them is actually possessed। मतलब आप किसी को ना फजूल में वो इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारा मक्खन लगा रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जस्ट टू इम्प्रेस देम, तो उस वर्ड को क्या कहते हैं? कि मतलब उनकी असल जो काबिलियत है उससे ज्यादा अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कौन सा वर्ड होता है? एरी होता है। एरी का मतलब एरी जो होता है दैट मीन्स अ वेरी चेयरफुल एंड अ हैप्पी एनवायरनमेंट, तो ये नहीं हो सकता। ग्लोरियस तो होता है दोस्तों स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड, ठीक है, ग्लोरियस, स्प्लेंडेड, राइट, ये भी नहीं हो सकता।
इम्पेरियस का मतलब होता है दोस्तों एरोगेंट, जो इंसान एरोगेंट होता है, एरोगेंसी, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। सो जब आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए उसकी काबिलियत से ज्यादा वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, तो डेफिनेटली यू आर हैविंग अ pretentious behavior. So the appropriate answer word for this sentence is the B part, that is pretentious. ठीक है, pretentious क्या होता है? जब आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए उसकी काबिलियत से ज्यादा वर्ड्स को, अल्फाजों को इस्तेमाल करते हैं। चलो जी नेक्स्ट। अच्छा, अ स्टोरी, एक कहानी जो आपको मॉरल लेसन सिखाती है, उसे क्या कहते हैं? तो पैरोल क्या होता है दोस्तों? पे हम इन बाकी ऑप्शंस को भी टटोलने की कोशिश करते हैं ना, ऐसे हमें ज्यादा समझ आएगा। पैरोल होता है जब एक क्रिमिनल को सर्टेन कंडीशंस पे जो कोर्ट होता है वो पैरोल देता है, बेल सॉर्ट ऑफ देता है, उसे पैरोल कहते हैं। ठीक है, एक क्रिमिनल जब पैरोल पे बाहर होता है, ऐसे सुना है ना आपने कि वो तो ऑफेंसेस ट्रायल तो चल रहा है, पर जस्ट कुछ कंडीशंस कोर्ट ने लगाई और उसे पैरोल पे बाहर रखा हुआ है। पैरोल तो क्रिमिनल एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो इसको हटा दो। ठीक है, पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट तो सुना होगा, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, राइट? एमीबा इज अ पैरासाइट, सो पैरासाइट इज लाइक दैट, सो इसको भी हटा दो। पैरासिटिक बिहेवियर, ठीक है, इसे भी हटा दो। पार बॉयल क्या होता है? जब किसी चीज को बनाया जाता है बाय बॉइलिंग, ठीक है, तो इसे भी हटा दो, ये भी कोई सेंस नहीं बनती। तो इसमें से कौन सा हमारे पास आ गया? कौन सी कहानी है जो मॉरल लेसन हमें सिखाती है? वो होता है दोस्तों पैराबल। ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर टू दिस सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट पर। ओके, फीलिंग ऑफ बीइंग इन अ प्लेस बिफोर हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस द प्रेजेंट सिचुएशन। ये काफी टाइम हुआ भी होगा आप लोगों के साथ, और मैक्सिमम टाइम ये लोग मतलब किसी ना किसी ने फील किया भी होगा कि आपको कुछ ऐसा मोमेंट लग रहा है या ऐसी कोई सिचुएशन लग रही है जो ऐसा लग रहा है कि मैंने कभी ना कभी इसे वापस से फेस कर रहा हूं मैं, कि ये सेम सिचुएशन मैं ऑलरेडी फेस कर चुका हूं, या सेम जो ये फीलिंग है ये ऑलरेडी मुझे आ चुकी है। अचानक से नहीं लगता कि यार ये बात तो ऑलरेडी तुमने, मुझे ऐसा लगा कि तुमने पहले भी ये कही है बात, ऐसा समथिंग, एक फीलिंग वापस से आना एक सेम सिचुएशन पे, लाइक ऑफ बीइंग इन अ प्लेस बिफोर हैविंग ऑलरेडी, मतलब जो आपने एक्सपीरियंस किया नहीं है उस सिचुएशन को, ऐसा नहीं हुआ है, बट स्टिल आपको एक फीलिंग आई है कि यार ये सिचुएशन में मैं पहले भी था। तो वो कौन सा अल्फाज है जो ऐसी सिचुएशन या ऐसी फीलिंग को दर्शाता है? वो है हमारा, कौन सा लग रहा है? पहले अगर बाकी ऑप्शन देखो, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है? जब आप स्पिरिचुअल बिलीफ में बिलीव करते हैं ना, स्पिरिचुअल बिलीव्स होते हैं आप के, ठीक है, आप गॉड में बिलीव करते हैं, उसके पावर्स में बिलीव करते हैं, दैट इज अ स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, पूजा पाठ, दैट इज अ स्पिरिचुअलिटी, इसको एलिमिनेट कर दो। डिल्यूजन क्या होता है दोस्तों? डिल्यूजन होता है फॉल्स बिलीफ। डिल्यूजन होता है, जैसे डिल्यूजन्स होते हैं बहुत सारे, कि अगर बिल्ली रास्ता काट देती है, काली बिल्ली, तो आगे नहीं बढ़ना, तो ये बैड ओमेन लाएगा। ठीक है, ये डिल्यूजन है ना, फॉल्स बिलीफ है। इल्यूजन क्या होता है दोस्तों? फॉल्स परसेप्शन, परसेप्शन को इल्यूजन कहते हैं। ठीक है, इल्यूजन, राइट। सो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी मदर है, बट एक इल्यूजन थी कि वो मेरी मदर है, फिर वो मेरी मदर नहीं थी, फिर मुझे ऐसा लगा, एक फॉल्स परसेप्शन थी मेरी कि वो मेरी मदर है, इल्यूजन। ठीक है, सो एक जो फीलिंग जो आप फील करते हैं उस सिचुएशन के लिए, जो आपने एक्सपीरियंस कभी नहीं की होती पर आपको ऐसा लगता है कि मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर आया हूं, उसे हम कहते हैं डेजा वू, राइट? सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर टू दिस। नेक्स्ट इज अनप्लेजेंट मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड। कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको इसमें से करेक्ट है? एन अनप्लेजेंट मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड। आयरनी क्या होती है? आयरनी माने आयरनिकल थिंग, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि जो रीसेंट रेप इंसिडेंट हुआ कोलकाता में, या आयरनिक है कि एक औरत के साथ, एक वुमन के साथ एक ऐसा इंसिडेंट होना, इतना बार्बरस और इतना टॉर्चरस इंसिडेंट होना, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चीज एक औरत के साथ होना, जबकि आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी एक औरत है, उस जगह की जो चीफ मिनिस्टर है वो भी एक औरत है, और कुछ दिन पहले ही आप इंडिपेंडेंस डे मना रहे हो, और उसके बाद ही आपके मतलब कुछ दिन पहले आप इंडिपेंडेंस डे मनाते हो, और ये क्वेश्चन आयरनिकल क्वेश्चन है कि यहाँ पे आजाद है कौन? हाँ, यहाँ के मर्द सिर्फ आजाद हैं कि औरतें भी आजाद हैं? पर जो हालात हैं वो तो दिखाती है कि औरतें तो आजाद ही नहीं है।
ठीक है। सो ये आयरनी है ना, ये आयरनिकल है कि जिस जगह की चीफ मिनिस्टर एक औरत है, जिस जगह का प्रेसिडेंट एक औरत है, इतनी हाई पोजीशंस पे एक औरत बैठी है, उसी जगह में एक औरत के साथ इतनी बुरी हालत उसकी की जाती है। ये आयरनिक सिचुएशन है। सो आयरनी तो नहीं हो सकता। हार्मनी तो चेयरफुल, नो पीसफुल इन्वायरमेंट को हम हार्मनी कहते हैं, हार्मोनियस वेज, राइट। तो ये भी नहीं हो सकता। हेगेमनी क्या होता है? जब एक स्ट्रॉन्ग नेशन दूसरे नेशन को, अपने से वीक नेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो उसका हेगेमनी कहा जाता है। तो ये भी नहीं हो सकता। सो द मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड्स को कहते हैं कैकोफोनी। कैको मतलब बैड, ठीक है, फोनी मतलब साउंड। सो कैकोफोनी इज द मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड। आगे बढ़ू। ओके, एन ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर एंड एनक्लोज्ड इन अ बिल्डिंग, उसे क्या कहा जाता है? मतलब एक ओपन स्पेस है और रेक्टेंगुलर है, 4 साइड्स में है, ठीक है, और एनक्लोज्ड है इन अ बिल्डिंग, उसे क्या कहते हैं? क्या उसे हम क्विंटन कहते हैं? क्विंटन नहीं कहते, क्विंटन तो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एलिमिनेट कर दो। क्यूटी इंसेंशियल तो परफेक्ट या अप्रोप्रिएट जो चीजें होती हैं उसे क्यूटी इंसेंशियल कहा जाता है, तो इस वर्ड को भी आप एलिमिनेट कर देंगे। क्वाड्रुप्ड, इसे, ये तो होता है कि जो जानवर जिसकी 4 लातें होती हैं उसे क्वाड्रुप्ड कहते हैं, इसे भी आप एलिमिनेट कर देंगे। सो एन ओपन स्पेस जो रेक्टेंगुलर है और इनक्लोज्ड है इन अ बिल्डिंग, उसे कहा जाता है क्वाड्रेंगल, ठीक है, क्वाड्रेंगल। सो दिस इज द एप्रोप्रिएट वर्ड। One who believes in the existence of God, जो प्रभु पे, खुदा पे यकीन करता है, भगवान पे जिसका यकीन होता है, उसे क्या कहा जाता है? वेरी नॉर्मल वर्ड ये यूज होता है। क्या उसे एथीस्ट कहा जाता है? दोस्तों एथीस्ट तो वो होता है जो बिलीव ही नहीं करता ऊपर वाले पर, ठीक है। सो एथीस्ट तो वो होता है, इसको एलिमिनेट कर दो। फैटलिस्ट कौन होता है? फैटलिस्ट वो होता है जो डेस्टिनी, फेट पे बिलीव करता है, जो ये कहता है कि ये जो पोस्टें आई हैं या जो एग्जाम्स आएंगे, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जो किस्मत में होगा वो तुम्हें मिलेगा। किस्मत का जरूर मिलता है, पर थोड़ा सा तो मेहनत, खुदा ने भी कहा है ना कि नमाज पढ़ने से पहले अपनी गाय जरूर बांध लेना। सो मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी तुम्हें, तभी किस्मत का मिलेगा, है ना। घर बैठे और हाथ बंद करके तो किस्मत कैसे मिलेगी? मतलब खुद चल के थोड़ी आएगी नौकरी। तो सिंपल सी बात है। फैटलिस्ट वो होता है जो बिलीव करता है कि ये डेस्टिनी का सारा काम है। प्रोटोगनिस्ट क्या होता है? जैसे एक सीरियल का प्रोटोगनिस्ट होता है, जैसे एक मूवी का प्रोटोगनिस्ट होता है, राइट। प्रोटोगनिस्ट होता है मेन कैरेक्टर, राइट। जैसे कौन सी मूवी, कोई भी मूवी ले लो यार, उसका जो मेन कैरेक्टर, उसे हम प्रोटोगनिस्ट कहते हैं, राइट। सो प्रोटोगनिस्ट होता है मेन कैरेक्टर, इसे भी एलिमिनेट कर दो। तो जो खुदा पे, प्रभु पे, भगवान पे यकीन करता है, उसे हम कहते हैं थीस्ट, राइट। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ डील ऑफ एग्रीमेंट इन अ कंपनी और अ फर्म, एक एग्रीमेंट करना एक फर्म या कंपनी में, उसे क्या कहा जाता है? कंफर्मिटी नहीं, कंफर्मिटी होती है सॉर्ट ऑफ आपकी, जब आप अग्री करते हैं, कंफर्म करते हैं टू द रूल्स एंड रेगुलेशन, फॉलो करते हैं, बट इसमें इसका एग्रीमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। अ डील है ये ऑफ एग्रीमेंट, तो एक्सेप्टेंस भी नहीं होगा, इसे भी एलिमिनेट कर देंगे। कॉन्क्यूरेंस भी नहीं हो सकता, इसे भी एलिमिनेट कर देंगे। तो अ डील ऑफ एग्रीमेंट जो एक कंपनी या फर्म में किया जाता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सो दिस इज द राइटफुल आंसर। नेक्स्ट इज डॉक्टर, जो औरत के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के साथ, सिस्टम के साथ काम करता है, उसे हम क्या कह सकते हैं? सो देयर आर वैरायटीज ऑफ डॉक्टर। पीडियाट्रिक डॉक्टर जो बच्चों का डॉक्टर है, ऑप्थोमोलॉजिस्ट जो आंखों का डॉक्टर है, ठीक है, ईएनटी स्पेशलिस्ट नाक और कान का डॉक्टर, राइट, स्किन का स्पेशलिस्ट डर्माटोलॉजिस्ट, राइट। अच्छा, दिमाग का स्पेशलिस्ट साइकियाट्रिस्ट या न्यूरोसर्जन भी कह सकते हैं, राइट। सो आप कौन सा, आपको डेंटिस्ट जो दांतों का डॉक्टर। सो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ काम करता है, कौन सा डॉक्टर होता है? इज इट ऑर्थोडोंटिस्ट, ये तो दांतों के साथ काम करता है, इसे हटा दो। कार्डियोलॉजिस्ट आपके हार्ट के साथ काम करता है, इसे हटा दीजिए। ऑप्थोमोलॉजिस्ट आपकी आंखों के साथ काम करता है, इसे हटा दीजिए। तो जो डॉक्टर जिसकी स्पेशलाइजेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ होती है, उसे हम कहते हैं गायनिकोलॉजिस्ट, गायनिक्स, ठीक है। सो दिस इज द ऑप्शन नंबर डी। आगे भरो, भरो नहीं बढ़ो। एन एरिया और प्लेस इन विच डेड बॉडीज को बरी किया जाता है, दफनाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उस जगह को
उसे मेंशन कहा जाता है? नहीं, मेंशन तो एक पैलेस होता है, ह्यूज मेंशन पैलेस, ठीक है, तो हटा दीजिए। डिमाइस होता है किसी की मौत होना, मृत्यु होना, तो डिमाइस को भी हटा दीजिए। सो जहां पे डेड बॉडीज को बरी किया जाता है, क्या उसे क्लीमेंट कहा जाता है? नहीं, क्लीमेंट तो होता है माइल्ड और मॉडरेट। जैसे हम कहते हैं कि क्लेमेंट वेदर, माइल्ड और मॉडरेट। इनक्लेमेंट वेदर बड़ा हार्श सा वेदर था, सो क्लीमेंट होता है माइल्ड एंड मॉडरेट। तो जहां पे डेड बॉडीज को, मृत लोगों को दफनाया जाता है, उसे हम कहते हैं सिमेंट्री, ठीक है जी। सो दिस इज द राइटफुल आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे, डिस्पाइट द ग्रेविटी ऑफ द मिसकंडक्ट द मैनेजर सीम्स टू कंडोन इट। आपको बताना है इसका सिनोनिम कंडोन का, कि कंडोन होता क्या है। इन द अबव स्टेटमेंट कंडोन कैन बी रिप्लेस, कंडोन का सब्स्टिट्यूशन आप कौन सा वर्ड लगा सकते हैं? क्या कंडोन का मतलब अंडरस्टैंड होता है? मतलब ये जो मिसकंडक्ट हुआ, इसकी ग्रेविटी को समझते हुए भी उस मैनेजर ने उस चीज को कंडोन कर दिया, क्या क्या मतलब अंडरस्टैंड किया? नहीं, कंडोन का मतलब नहीं होता। कंडेम क्या होता है? कंडोन कंडेम साउंड तो कर रहा है सिमिलर, पर कंडोन कंडेम नहीं होता। कंडेम होता है आई कंडेम दिस, आई कंडेम मतलब मैं इसके खिलाफ हूं, कंडेम इट, ठीक है, तो इसको भी हटा दीजिए। इग्नाइट होता है जब आप मोमबत्ती को इग्नाइट करते हैं, जलाते हैं, तो उसका मतलब भी नहीं होता। कंडोन का मतलब है एक्सक्यूज, कि इतनी बड़ी मतलब इतना बड़ा मिसकंडक्ट हुआ, ग्रेविटी समझते हुए उस मैनेजर ने उस चीज को एक्सक्यूज कर दिया, हटा दिया, ठीक है, नजरअंदाज कर दिया। नेक्स्ट, आपने एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है मुझे वर्ड दैट इज एवर्ट का। तो क्या लगता है एवर्ट का सिनोनिम क्या हो सकता है? फेस। एवर्ट माने फेस? नहीं। परमिट मतलब परमिशन देना? बिल्कुल नहीं। कन्फ्रंट मतलब कन्फ्रंट करना किसी को, मतलब कन्फ्रंट क्या हो गया, किसी के मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को कन्फ्रंट करना, उसके खिलाफ खड़े हो जाना, ना मानना, कन्फ्रंट करना नहीं। एवर्ट होता है प्रिवेंट करना, ठीक है, मतलब किसी भी चीज को कुछ होने से पहले उस चीज के मेजर्स को लेना और उस चीज को होने से पहले उस चीज को प्रिवेंट करने की कोशिश करना। आप हेलमेट पहनेंगे तो यू कैन रियली एवर्ट, मतलब एवर्ट द एक्सीडेंट, या जो डैमेज होता है आपकी ह्यूमन मतलब सर को, उसको आप एवर्ट कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई हेलमेट पहनी जाती है। सो एवर्ट माने टू प्रिवेंट, ठीक है। सो द राइट सिनोनिम टू एवर्ट इज द प्रिवेंट वन। नेक्स्ट, आपने जंबल्ड सेंटेंसेस हैं, आपने इसको राइटली एक सेंस बनाते हुए राइटफुल तरीके से इसको सेंस बनानी है, राइटफुल तरीके से लिखना है। सो डायरेक्शंस रीअरेंज करने हैं जंबल पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के, और इनको मार्क करना है अपने रिस्पॉन्स को। सो जो ऑप्शन पी है वो है एंड द प्रोटेक्टर। क्या एंड द प्रोटेक्टर आगे आ सकता है? सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है एंड से? कभी नहीं। सो पी आगे नहीं आएगा। तो जो ऑप्शंस पी से स्टार्ट हो रहे हैं उसको एलिमिनेट कर दो, कर दिया। क्यू आ सकता है शायद। थॉर वॉज द गॉड ऑफ थंडर, थॉर गॉड ऑफ थंडर था, क्या ये पहले आ सकता है? आ सकता है, आ सकता है, इसके चांसेस हैं। इन नॉर्स माइथोलॉजी क्या आर आ सकता है? ऑफ मैनकाइंड। सो क्या लगता है? थॉर वॉज द गॉड ऑफ थंडर, क्यों आ सकता है, बट अगर हम ऐसे लिखें कि इन नॉर्स माइथोलॉजी ऑफ मैनकाइंड थॉर वॉज द गॉड ऑफ थंडर एंड द, नहीं सॉरी, इन नॉर्स माइथोलॉजी अगर हम ऐसे करें, इन नॉर्स माइथोलॉजी जो थॉर था वो गॉड ऑफ थंडर था और प्रोटेक्टर था मैनकाइंड का। सो अगर ये सीक्वेंस हम बनाए आर क्यू पी एंड एस, क्या ये सेंसफुल बन रही है? बिल्कुल बन रही है। सो द राइट आंसर टू दिस इज बी पोर्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट, ओके, दिस इज अ प्रेपोजिशन। कौन सी एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन आप इस पे लगाएंगे? सेंटेंस है I'll introduce you dash my boss this week. मैं अपने बॉस के साथ तुम्हें इंट्रोडक्शन, तुम्हारी इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। सो कौन सा एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन लग सकता है दोस्तों? क्या इन लगेगा? नहीं। ऑन लगेगा? नहीं। फॉर लगेगा? नहीं। I will introduce you to my boss, इंडिकेशन जब हम देते हैं तो लगता है टू। सो मैं तुम अपने बॉस से तुम्हारी इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, तो एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन जो लगेगी वो है हमारी टू। सो टू इज द राइटफुल वर्ड। सो दिस इज ऑल। हमने कुछ एमसीक्यूज किए हैं जर्नल लैंग्वेज पर, जिसपे हमने सिनोनिम्स को इंक्लूड किया, मीनिंग को इंक्लूड किया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन,
जम्बल वर्ड्स को प्रैक्टिस किया, टेंसेस, इनडायरेक्ट, एंड ये हमने एट सच कह सकते हैं कि हर जो जितना भी आपका इंग्लिश का सिलेबस है उसे इकट्ठा कर कर हमने एमसीक्यूज लाने की कोशिश की है, थोड़ा थोड़ा कर कर अंडरस्टैंड किया है, ठीक है। सो आई जस्ट होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।